ठीक है। चलो, कल कहाँ तक बात किए थे? कुछ लिखवाए भी थे या नहीं? बस समझाए थे ना। अच्छा, हम लोग अपना पेपर थर्ड की बात कर रहे थे ना। पेपर थर्ड, मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अभी इस पेपर को लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसमें से बेसिकली हम लोग पार्ट ए जो हमारा है मॉडर्न फिजिक्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट लेजर एंड मेजर डिस्कस कर रहे थे, यही ना। और लेजर और मेजर का हम लोग फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस किए थे कि लेजर का जो फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें से ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लेजर हो चाहे हो मेजर। और मेजर का हम लोग फुल फॉर्म हम लोग क्या लिखते थे, माइक्रोवेव, या इसी को हम लोग बोलते थे मॉलिक्यूलर। ठीक है, किसी किसी बुक में माइक्रोवेव लिखा रहता है, किसी किसी बुक में मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो चाहे वो हमारा लेजर हो या मेजर हो, सबका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अभी हम स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में फैमिलियर नहीं है, जान नहीं रहे हैं क्या होता है। अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली लेजर और मेजर का हम लोग फुल फॉर्म चलते हैं, याद रखते हैं क्या होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन हम बता दें प्रोसेस क्या होता है। जैसे कहीं पर एक सिंगल फोटान हो और ये 2 फोटान में कन्वर्ट हो जाए, फिर ये दोनों फोटान 2 फोटान में कन्वर्ट हो जाए, ये भी 2 फोटान में, ये भी 2 फोटान, फिर ये भी 2 फोटान में, 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 ये भी 2 फोटान, 2 भी फोटान। तो एक बंच के रूप में लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना है, किसके द्वारा करना है, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस का। यानी इन दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। तो अभी जब लेजर मेजर के बारे में पढ़ लेंगे तब हम ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जब डेफिनेशन यहाँ हो जाएगा तो हम ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास 2 तरीके के ट्रांजिशन प्रोसेस होंगे। एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, यानी स्टिमुलेटेड, या स्टिमुलेटेड का मतलब होता है इंड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका सिनेरियो ये निकल के आते हैं, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेकंड होता है हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, और थर्ड होता है हमारा स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन प्रोसेस। तो हमको अपना समझने के लिए तीनों तरह के ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में समझना पड़ेगा।
और इसमें से ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है, जब इसकी जानकारी हो जाएगी तब हम समझेंगे कि ये यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस है उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और क्या मतलब निकल के आता है हमारा लेजर और मेजर के सिनेरियो में। अभी यहाँ तक नहीं जान रहे क्योंकि पहले हमको अपना नोट्स भी बनाते हुए चलना है, लिखते भी चलना है। एक ही दिन में सब समझ जाएंगे तो नोट ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी हमको अपनी पढ़ाई नहीं करना है। अब हम लोग उतने ही बात आपको डिस्कस करेंगे जितना एक दिन में हम लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। ऐसे जो कि कल का पूरा लेक्चर समझाने में चला गया, अब चूँकि अब ऐसे करेंगे तो फिर ना नोट्स हो पाएगा, बस आदमी समझ पाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे कि कोई भी टॉपिक अगर समझा रहे हैं तो पहले उस टॉपिक को जो समझाने के बाद उसको आप लोग नोट्स भी कर लीजिए, क्योंकि नोट भी ज़रूरी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये पूरा जाल ऐसा है कि सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आदमी बताने लगेगा तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड करके पूरा चैप्टर ही उसमें हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समावेश नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही चलते हैं, लेकिन उसको नोट करते हुए चलते हैं। तो जैसे कल हम लोग लेजर और मेजर के इंट्रोडक्शन से बात किए, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात किए, तो अभी फ़िलहाल फुल फॉर्म जान गए। फुल फॉर्म जानने के बाद हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि चूँकि ये लेजर और मेजर भी एक तरह का क्या है, लाइट सोर्स है। तो जब ये एक लाइट सोर्स है तो हम लोग ऑप्टिक्स ब्रांच में भी यही स्टडी करते थे कि ऐसी ब्रांच थी फिजिक्स की जिसमें हम लाइट या लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमेनाज के बारे में स्टडी करते थे। तो वहाँ पर क्यों नहीं ये हम स्टडी किए, तो कुछ डिफरेंस होगा ना कि उस लाइट सोर्स में और इस लाइट सोर्स में, तो क्या स्पेशल इसके पास प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसके पास ऐसी स्पेशल बातें हैं लेजर या मेजर के पास जिसको हम इसको उस ब्रांच में ना स्टडी करके एक अलग मॉडर्न फिजिक्स में इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग बताए थे कि 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसी भी लाइट सोर्स के पास अगर एग्जिस्ट करती हैं, तब हम कहते हैं कि वो जो लाइट सोर्स होगा वो हमारा कौन सा लाइट सोर्स होगा, लेजर या मेजर वाला लाइट सोर्स होगा। तो कौन सी 5 स्पेशल प्रॉपर्टी है? पहला होता है क्या, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, हाँ कोहेरेंस होना चाहिए। चौथा कोलिमेटेड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हाई इंटेंस बीम होना चाहिए। हाई इंटेंस बीम होना चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर किसी भी लाइट सोर्स के पास एग्जिस्ट कर रही है, तब हम कहते हैं कि वो जो लाइट सोर्स है वो हमारा लेजर और मेजर हो सकता है, दोनों हो। अभी कब कहेंगे कि वो लेजर होगा और कब कहेंगे कि वो मेजर होगा, कि अगर उस लाइट सोर्स का जो वेवलेंथ का रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊपर के रीजन में लाई करे। हम लोग एक कल स्पेक्ट्रम देखे थे, स्पेक्ट्रम में गामा रेज से चलते हुए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की तरफ आगे बढ़े थे। तो हम लोग यहाँ ये भी देखे थे कि जब हम स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि एट पर्टिकुलर टाइम अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब भी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और गामा रेज से हम लोग जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ होता है वो इंक्रीज होते हुए करता है। यानी कह सकते हो कि जो गामा का वेवलेंथ है वो कम होगा और जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ है वो अधिक होगा। तो जब गामा रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ अधिक होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस आधार पर उनके हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएटेड कर पाते हैं। तो उसी लिए बताते हैं कि जिस लाइट सोर्स की बात हम कर रहे हैं वो लाइट सोर्स जिसके पास ये 5 स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, अगर उसके वेवलेंथ का जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊपर के रीजन में लाई कर रहा है, तब हम कहते हैं कि जो लाइट सोर्स है वो कौन सा लाइट सोर्स है, मेजर वाला है, यानी माइक्रोवेव या मॉलिक्यूलर वाला लाइट सोर्स है। अगर उसके वेवलेंथ का जो रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन से नीचे के रीजन में लाई कर रहा है, तब हम कहते हैं कि वो जो लाइट सोर्स है वो कैसा है, वो लेजर लाइट सोर्स है। तो अब तो क्लियर हो गया कि फंडा क्लियर हो गया कि इसमें कौन से लाइट सोर्स के बारे में स्टडी करें। सबसे पहले टारगेट तो यही है, पता चले हम पूरा लेजर पढ़ लें और यही चीज़ ना समझ पाएँ कि जो लाइट सोर्स है ये कौन सा लाइट सोर्स है, इसके बारे में क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जनरल सा, कोई भी अगर फिजिक्स का भी बंदा नहीं होगा तो वो भी पूछ सकता है कि आखिर ये लाइट सोर्स क्या है।
तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डिफिनीशन समझ लेते हैं, डिफिनीशन बता देते हैं, डिफिनीशन का मतलब बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका फिजिक्स है वो चीज़ हम लोग नहीं बताते हैं। तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, अपना पेपर का नाम लिख लो, पूरा लिख लो, यहाँ तक, यहाँ से लिख लो लेजर मेजर का फुल फॉर्म लिख लो, और उसके बाद लेजर हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन करके लिखो, उसी में हम पूरा लिखा देते हैं। ऐसे चूंकि ऐसे नहीं लिखाते, यहाँ पर लेजर और ऐसे यहाँ पे लिखो, ये लाइन लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये दोनों का फुल फॉर्म लिख लो, और उसके बाद यहाँ लिख लो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन जनरल में लिखा देते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखा देंगे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्हारा हो जाएगा, और उसके बाद फिर जहाँ से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट है वहाँ से हम बात करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही तुम लोगों की ना, जो भी चीज़ बताया जा रहा है। हाँ, इसको जहाँ जिसके नहीं समझ में बता देगा, तो अगर उस लेवल के नहीं तो दूसरे हिसाब से बताने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। वैसे हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एकदम जीरो से एक्सट्रीम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों फुल फॉर्म लिख लो इसका का, उसके बाद इंट्रोडक्शन एक हेडिंग डाल देना। कॉलेज तुम लोग का स्टार्ट हो गया क्या? क्लास चल रही है? ये पेपर स्टार्ट हुआ कि नहीं? अभी कौन सा पेपर चल रहा है? कौन कौन पढ़ाता है? कौन कौन पढ़ाता है? कौन? एक शिवानी मैम और आप किस कॉलेज से हैं? डिड यू वहाँ क्लास स्टार्ट हुआ या नहीं? वहाँ से आप सेंट एंड्रूज से हैं? सेंट एंड्रूज में स्टार्ट हो गया? अभी नहीं क्लास स्टार्ट हुआ? यहाँ के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? हाँ, अच्छा, मैम से कनेक्टेड थे आपको? मैम के थ्रू? यहाँ थोड़ा फैमिलियर इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, आप हमेशा टीचर्स के कांटेक्ट में रह सकते हो। कोई भी तुम्हारे अंदर क्वेरीज हो, अपनी क्वेरीज हम लोग के सामने डिस्कस कर सकते हो, और हम लोग पूरा उसको समाधान करेंगे कि तुम्हारे लेवल तक जैसे भी चीज़ें को समझ में आए तुमको वो चीज़ बताया जाए। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, और पढ़ाई के साथ साथ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे नॉलेज गेन हो रहा है कि नहीं, हम समझ पा रहे हैं चीज़ों की नहीं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हो गया? इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल लो, उसमें लिखो लेजर इज एन एब्रिविएशन, ABBREVATION। लेजर इज एन एब्रिविएशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमा में लिखना लाइट एम्प्लीफिकेशन
by stimulated emission of radiation, light amplification by stimulated emission of radiation, inverted comma बंद, inverted comma बंद, and symbolically SYMBOLICALLY and symbolically suggested that the process of emission of radiation is used to amplify the light, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, इट इज ए डिवाइस, वही पैराग्राफ होता है। देखो दो चीज़ ध्यान देना, इस लेवल, हाँ ठीक, उतना नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, एक वर्ड का बस डिस्टेंस छोड़ा जाता है। देखा, दो चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग गलतियाँ कर देते हैं कि क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर लेवल है, यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पे हो, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक थोड़ा बहुत टीचर्स छूट दे देता था, लेकिन थर्ड ईयर में इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि आप लिख किस तरह हो। तो जब भी बोला जाए कि लाइन चेंज करो, जैसे यहाँ लाइन खत्म होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो नेक्स्ट लाइन से। जब भी बोला अगर पैराग्राफ चेंज करो, तो पैराग्राफ मतलब ये यहाँ से एक वर्ड या दो वर्ड की डिस्टेंस छोड़ के तो यहाँ से शुरू करो। पैराग्राफ चेंज इन सब का बहुत मतलब होता है। जैसे जब हम लाइन चेंज करने की बात बोलते हैं, तो मतलब जो ऊपर वाली चीज़ लिखो उसी से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, और जब पैराग्राफ चेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक हमने दूसरी बात की, अब जब पैराग्राफ चेंज की, इसको हम दूसरी बात उसी चीज़ की दूसरी बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग जैसे पॉइंट वाइज करके लिखते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे, अगर हम पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, उसी पॉइंट वाइज की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आज के जब में बुक में देखते हो पैराग्राफ वाइज लिखा रहता है, तो उस पैराग्राफ का मतलब होता है। इसलिए जब भी हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड दूसरी बात करने जा रहे हैं, और जब लाइन चेंज करके मतलब उसी चीज़ को हम लोग रिपीट करें। तो ये चीज़ थोड़ा सा लिखते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इट इज़ ए डिवाइस for producing very intense collimated almost unidirectional monochromatic and coherent visible light beam देखो बात हो गया ना कि लेजर एक्चुअल में क्या है, एक डिवाइस है जो क्या है, इंटेंस बीम है, और क्या है, कॉलीमेटेड है, और क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, और क्या है, और ये क्या कहता है, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट बीम है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है लेजर के लिए। सेकंड लाइन से लिखना फिर से पैराग्राफ चेंज करके, सिमिलरली the term मेजर कैपिटल लेटर में लिखना, कभी स्मॉल नहीं लिखना। the term मेजर stands for इन्वर्टेड कामा में ये लाइन लिख लो पूरा, माइक्रोवेव और मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बोथ लेजर एंड मेजर, बोथ लेजर एंड मेजर, both leisure and major are based for their action, are based for their action on the principle of, on the principle of stimulated emission process, on the principle of stimulated emission process। इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, when stimulated emission, when stimulated emission occurs, occurs magnetic spectrum, magnetic spectrum, the term major, the term major, ब्रैकेट में से मेजर के बाद ब्रैकेट में से लिख देना 10 to the power 10 हर्ट्ज, द टर्म मेजर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख देना 10 to the power 10 हर्ट्ज इज यूज्ड। छूट गया क्या, लिखो व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन अकर्स मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कामा द टर्म मेजर, मेजर लेजर जब भी लिखना है तब कैपिटल लेटर में लिखना, द टर्म मेजर, मेजर के बाद ब्रैकेट में ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 10 हर्ट्ज इज यूज्ड, इज यूज्ड। ठीक है। एंड व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड when stimulated emission occurs in infrared, in infrared comma visible, comma visible and ultraviolet portion, and ultraviolet portion of the electromagnetic spectrum, of the electromagnetic spectrum comma the term laser, the term लेजर, उसके बगल में ब्रैकेट में देना है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 15 हर्ट्ज इज यूज्ड, इज यूज्ड। ठीक है। उसके बाद एक नोट करके लिखना है, इसमें एक नोट करके लिखो, मेजर वेयर डिस्कवर्ड इन, major were discovered in 1954, 1954 while leisure began to, while leisure began to discovered in 1958, 1958 full stop। however the first laser, however the first laser was fabricated by, was fabricated by famous physicist, famous physicist
मेमेन, मेमेन ऐसे लिखना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, मेमेन इन 1960, मेमेन इन 1960, ठीक है। एक और साइंटिस्ट फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन उसी में लिखना, नेक्स्ट लाइन से टॉवेल, TOWNESL साइंटिस्ट का नाम है, TOWNESL, टॉन्सेल, कामा बासोव, BASOV, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, BASOV, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, एंड प्रोक्रो, PROKHORO, तीनों साइंटिस्ट का नाम है। वेयर अवॉर्डेड नोबल प्राइज NOBEL, नोबल प्राइज इन 1964, नोबल प्राइज इन 1964 for the invention of laser and measure, for the invention of laser and measure। देखो ये सब चीज़ें तुम्हारी जानकारी के लिए इसलिए लिखा दिए हैं, इसलिए बता दिए हैं कि कभी पढ़ो तो कम से कम उसके पीछे की हिस्ट्री भी तुमको पता रहे कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक के लिए नोबेल प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नोबेल प्राइज़ जो होता है, तुम्हारी जो फील्ड पढ़ रहे हो इस फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यानी तुम्हारी साइंस फील्ड का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो वो होता है नोबेल प्राइज़। कई लोगों में एक लोगों को वो मौका मिलता है उस प्राइज़ पाने का। तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए जो 3 फेमस साइंटिस्ट का नाम लिखा दिए हैं उनको नोबेल प्राइज़ 1964 में दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसको नोट करके लिखा दिए कि जब भी पढ़ोगे तो कम से कम एक बार उसका सिनेरियो तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले क्या एग्जिस्टेंस में आया था, और फिर इस प्राइज़ के लिए कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला। इसलिए इसको हम बहुत सिस्टमेटिक वे से नहीं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के हिसाब से लिखा दिया, पैराग्राफ चेंज करके, कि जितनी बातें कल से लेकर आज तक हम डिस्कस किए देखोगे तो पैराग्राफ चेंज करते हुए सारी बातें लाइन से हो गई। तो जब भी पढ़ोगे तो अपने आप उसका कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो हम वही चीज़ बोले, बताएंगे, समझाएंगे जो चीज़ तुमको हम नोट करेंगे, जिससे दोनों में कोरिलेशन बना रहे, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं अपने लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में। तो हम यहाँ तक तो हमारी इंट्रोडक्टरी बात हो गई। अब हम ट्रांजिशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो पहला ट्रांजिशन प्रोसेस हमारा, 3 ट्रांजिशन प्रोसेस हमको अपने सिलेबस में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और सेकंड है हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, थर्ड है स्टिमुलेटेड और इमिशन प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम एनर्जी स्टेट्स बनाते हैं। बार बार हम बात करेंगे कि जो ट्रांजिशन प्रोसेस होगा वो 2 एनर्जी स्टेट्स के बेस में बात करेंगे। हम लोग एनर्जी स्टेट 1 का नाम देते हैं और इसको एनर्जी स्टेट 2 का नाम देते हैं। इस एनर्जी स्टेट 1 को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इस एनर्जी स्टेट 2 को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एटम के जो रुकने की जो लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड स्टेट में, वो 10⁻⁹ सेकंड लगभग, हम लोग 9 सेकंड से लेकर 10⁻³ सेकंड तक हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। 10⁻⁹ सेकंड से लेकर 10⁻³ सेकंड, या नियरली हम लोग 10⁻⁸ सेकंड हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं कि कोई भी एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक क्या करेगा, स्टे कर रहा है, रुका रहता है। अब बात जान लो कि ये एनर्जी स्टेट है क्या। अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए बैक जाए इस एक्साइटेड और इस ग्राउंड स्टेट को समझने के लिए, तो हम लोग जब BSc सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे।
और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और सेमीकंडक्टर जब स्टार्ट किए होगे तो वहाँ सेमीकंडक्टर का बैंड थ्योरी पढ़े होगे, और उस बैंड थ्योरी पे तुम लोग बात किए होगे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का। पहले तो बैंड फॉर्मेशन बताए होगे कि कैसे बैंड का फॉर्मेशन होता है, और फिर जाने होगे कि बैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। फिर बैलेंस बैंड बताया हो कि जो रेंज ऑफ एनर्जी या बैंड का फॉर्मेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है उसको बैलेंस बैंड कहते हैं, और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब ग्राउंड स्टेट एक्साइट होकर वो एक दूसरे स्टेट में चला जाए तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, और उसी बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो जो सिनेरियो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बैलेंस बैंड का था वही सेम सिनेरियो यहाँ पर किसका है, ग्राउंड स्टेट। जो सिनेरियो वहाँ पर कंडक्शन बैंड का हुआ करता था वही सेम सिनेरियो यहाँ पर क्या है, एक्साइटेड स्टेट का है। तो दोनों को कोरिलेट हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, और अपने समझने के लिए दोनों कहाँ से आए तो इसको हम लोग उससे कोरिलेट करके वो चीज़ें हम बात कर सकते हैं। अब होता है क्या है यहाँ पर, चूँकि ये हम ट्रांजिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर एक सिंगल आइटम पर तो होगा नहीं, कई सारे आइटम हो गए, लेकिन हम जो यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोसेस की बात करेंगे अभी एक सिंगल आइटम पे ट्रांजिशन प्रोसेस की बात कर लें तो उसी को हम लोग आगे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जानते थे कि जब बैलेंस बैंड का स्ट्रक्चर बनता था तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते थे, ग्राउंड स्टेट में होते थे ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते थे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलते थे वही उसके क्या कहलाते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते थे। तो बैलेंस बैंड में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन से होते थे, बैलेंस बैंड। और स्टार्टिंग फेज में तो बैलेंस बैंड फील्ड होता था और कंडक्शन बैंड इम्पटी होता था, लेकिन जब एक ट्रांजिशन प्रोसेस हो जाता था, एक्साइट हो जाता था, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति मिलती थी कि कंडक्शन बैंड हाई होता, फील्ड होता था और बैलेंस बैंड इम्पटी हो जाता। लेकिन स्टार्टिंग फेज में बैलेंस बैंड हमारा क्या होता था, फील्ड होता था, और कंडक्शन बैंड क्या होता था, इम्पटी होता था। ये और बैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे स्टार्टिंग फेज में, तो वही हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी सिनेरियो कुछ इसी तरह के, तो ग्राउंड स्टेट पे भी वही आइटम होंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। अब एक सिंगल आइटम की बात करते हैं, एक सिंगल आइटम हमारा ग्राउंड स्टेट में है। अब ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझो कि ग्राउंड स्टेट में एक सिंगल आइटम है। अब हम क्या किए, इस आइटम के ऊपर एक फोटान इंसिडेंट करा दी। फोटान का मतलब समझ रहे हो, एक फोटान एनर्जी, और इस फोटान की एनर्जी मान लेते हैं ये एच न्यू फोटान की एनर्जी, ठीक है, एच न्यू फोटान। और यहाँ पर मान लेते हैं एनर्जी स्टेट ग्राउंड वाले को E1 दे देते हैं और एक्साइटेड वाले को एनर्जी स्टेट हम लोग 2 देते हैं। ये स्टेट 1 है, स्टेट 2, तो एनर्जी रिप्रेजेंट के लिए कि इसको E1 से रिप्रेजेंट कर दिए, इसको 2। और ध्यान देना कि इस फोटान के पास जो एनर्जी हम फोटान इंसिडेंट करा रहे हैं वो इस फ्रीक्वेंसी का फोटान होना चाहिए जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो। ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं करा सकते, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी फोटान इंसिडेंट कराएंगे वो कैसा कराएंगे कि जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर। अगर यहाँ से न्यू निकालो, इस फोटान के लिए अगर यहाँ से न्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान H। H क्या होता है, फ्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू फ्रीक्वेंसी E2 एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का लेवल और E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी का लेवल। सब चीज़ें अंडरस्टूड है ना। मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे अगर कोई आइटम्स है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर एक फोटान इंसिडेंट कराते हैं। और कौन सा फोटान इंसिडेंट कराएंगे कि जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो, वही फोटान इंसिडेंट कराएंगे। तो यानी एच न्यू बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होता है, एच न्यू बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1 इतने। और यहाँ से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे इस फोटान की तो E2 माइनस E1 अपान H। यहाँ तक अंडरस्टूड है। अच्छा, जब ग्राउंड स्टेट में आइटम है यानी कि वो शुरू में वैसे ही उसके पास पूरी एनर्जी है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी दे रहे हैं। अगर हमारा पेट भरा हुआ है और हमको कोई एक्स्ट्रा 2-4 रोटी खिला रहा है तो हम कैसे स्टेट में पहुंच जाएंगे, हमको बहुत अंदर से वो नहीं एक्साइटेड नहीं लगेगा, पूरा एक्साइटेड स्टेट में हम लोग जाने की कोशिश करने लगे। तो जब ये एटम के पास अपनी खुद की एनर्जी थी, ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी दे रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो ग्राउंड स्टेट पहले तो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इंसिडेंट कराया जाएगा हमको भी देगा तो हम भी खा लेंगे, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा ना क्या होगा। तो ऐसे ही ये इसके साथ हुआ कि ये क्या करेगा कि जो इंसिडेंट करा रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी फोटान की, वो उसकी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा।
एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, और एक्साइट करके ये क्या करेगा, इस ग्राउंड स्टेट में जो एटम था उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। यानी ये ट्रांजिशन प्रोसेस करके यहाँ पहुँच गई। ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट। तो कौन से प्रोसेस करके, स्टिमुलेटेड और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करके। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस समझ में आया कि ग्राउंड स्टेट पे जो भी एटम था उसको इतनी सफिशिएंट अमाउंट की HNU फोटान की एनर्जी इंसिडेंट कराए कि जो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो, तो जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स होगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ तक तो डिफिनेशन होगी। फिर जानते हो कि जब कोई भी चीज़ डिस्कवर हो जाती है फिर उसके पीछे साइंटिस्ट पड़ जाते हैं और उसके पीछे और जानकारी होना चाहिए। तो आइंस्टीन साहब आए, तो आइंस्टीन साहब ने भी इस पर रिसर्च किया और इस प्रोसेस पे, और उन्होंने चूँकि आइंस्टीन को रिलेशन भी है हमारे सिलेबस में, तो हम प्रोसेस समझाने के साथ इस पर आइंस्टीन ने क्या सोचा उसको भी बताते हुए चलते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या सोचा कि ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी प्रोबेबिलिटी अगर हम P से डिफाइन कर रहे हैं, और जो ट्रांजिशन हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 से स्टेट 2 के हो रहा है, इसलिए इसको P12 लिख रहे हैं। ध्यान देना P12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है ना, ऐसा नहीं 2 से 1 में हो रहा है, 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिख रहे हैं, P12 लिख रहे हैं। P12 ये उन्होंने आइंस्टीन ने बताया कि जो भी ये ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहा है उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो टोटली डिपेंड करेगी कि उस ट्रांजिशन प्रोसेस की एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U न्यू से डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी को किससे डिफाइन करते हैं, U न्यू से, यानी कि उसकी जो ट्रांजिशन प्रोसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो उसकी एनर्जी डेंसिटी पे डिफाइन करेगी। तो यानी कि P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U न्यू। और जानते हो फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यानी कि इम्प्लाइज दैट P12 बराबर कांस्टेंट उन्होंने क्या B12, 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन हमारा 1 से 2 के बीच में हो रहा है, और U न्यू। और यही जो B12 होती है इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसी को बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यही B12 क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसका नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन प्रोसेस की बात हुई कि जहाँ पर ट्रांजिशन प्रोसेस क्या था और उस ट्रांजिशन प्रोसेस पे आइंस्टीन ने अपना क्या वर्क किया उसके बारे में बात। ऐसे तीनों ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे और तीनों ट्रांजिशन पे आइंस्टीन ने अपना क्या सुझाव दिया, क्या वर्क किया उसके बारे में बात करेंगे। और फिर तीनों जब ट्रांजिशन पे आइंस्टीन का जो रिलेशन है उन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकाले। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तीनों के आइंस्टीन के क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट, तो तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी देंगे। लेकिन पहले एक एक जब ट्रांजिशन प्रोसेस समझ रहे हैं तो उस पर उसका आइंस्टीन का भी अप्रोच देखते हुए चले। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला हेडिंग डाल लो ट्रांजिशन प्रोसेस, इसके बाद हेडिंग डाल लो ट्रांजिशन प्रोसेस। ट्रांजिशन प्रोसेस ऐसे लिखो लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस, लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस, लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस। देखो बेसिकली 3 ट्रांजिशन प्रोसेस can take place when a photon is incident, basically 3 transition process can take place when a photon is incident
on a system full stop. These transition processes are r डैश r के बाद डैश कर देना, ये लिख लो फर्स्ट। Stimulated or induced absorption process spontaneous emission process stimulated or induced emission process। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डाल देना